हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हुआ हमला वहीं आतंकवाद को चुनौती देगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन की बैठक को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां भारत अमेरिका मुक्त हिंद प्रशांत के लिए करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, और चीन को माना अमेरिका ने अपना असली खतरा। बताएंगे भारत को लेकर क्या है अमेरिका की रणनीति दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मूडीज रेटिंग ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग घटाई, जिसके बाद शहबाज शरीफ के फूले हाथ पांव। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर आपको आखिर क्या है पूरी बात। और साथ ही साथ रशिया के परमाणु हमले को लेकर दोस्तों अमेरिका का बयान आया है, जिसमें कड़ी चेतावनी दी गई अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ इस त्योहारी सीजन में जो भी घर जाने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके लिए ट्रेन से जुड़ी सबसे बड़ी और खुशखबरी की खबर है दोस्तों, कंफर्म टिकट को लेकर। तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि आज अपना भारत की विदेश नीति सबसे नंबर 1 है। और आपको भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत में जहाँ हुआ हमला वहीं आतंकवाद को चुनौती देगा अपना भारत। जी हां, ताज पैलेस में होगी यूनाइटेड नेशन की बैठक। बता दे भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने मजबूती से उठाता रहा है दोस्तों, और एक बार फिर भारत को इसके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। दरअसल भारत इसी महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की 2 बैठकों की मेजबानी करेगा। इसमें ताज पैलेस होटल में एक अनौपचारिक लेकिन प्रतीकात्मक बैठक शामिल है। ये वही ताज पैलेस होटल है जिसे साल 2008 में आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। जी हां दोस्तों, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ये 7वीं बार होगा जब आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर किसी अन्य देश में हो रही है। ये 2015 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से दूर होने वाली बैठक भी होगी दोस्तों। जानकारी के मुताबिक आतंकवाद विरोधी समिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल है, और भारत 2022 के लिए समिति का अध्यक्ष है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि समिति का भारत में मिलने के लिए सहमत होना भारत द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रयासों से जुड़े महत्व को दर्शाता है। यानी कि ताज पैलेस में होने वाली इस बैठक से जाएगा सबसे बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, जहां पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने नवंबर 2008 में मुंबई की 3 दिवसीय घेराबंदी के दौरान 30 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। औपचारिक बैठक से पहले होगी ये वाली बैठक। जी हाँ, ये भारतीय पक्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को यह दिखाने का अवसर होगा कि कैसे देश सालों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस रणनीति का दोस्तों दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि यही सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों यूनाइटेड नेशन का ताज होटल में ले जाकर के बैठक करवाना दोस्तों, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हमेशा की तरह। और जो बार बार शेयर कर रहे हैं हमारी वीडियो को, उनको दिल से धन्यवाद। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारत अमेरिका मुक्त हिंद प्रशांत के लिए करेंगे काम, चीन को माना असली खतरा। जी हां, अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण की दिशा में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में एक साथ काम करेंगे। जो बाइडेन प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने बुधवार को कहा कि इसने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन को एक प्रमुख खतरों में से एक के रूप में पहचाना है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, इसीलिए अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के हमारे साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। जी हां दोस्तों, चीन को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरों में से एक के रूप में पहचानने वाली रणनीति के तहत इंडो पैसिफिक संधि सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। और इसमें कहा गया है कि हम इन गठबंधनों का आधुनिकीकरण करना जारी रखेंगे और हम अपनी पारस्परिक सुरक्षा संधि के तहत जापान की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। जी हां दोस्तों, जिसमें सेनकाकू द्वीप शामिल है। अमेरिका, भारत और कई अन्य विश्व शक्तियां क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य दखल की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रही है। जी हां दोस्तों,
दोस्तों ऐसे में चीन की उल्टी गिनती दोस्तों इस खबर के बाद से होती नजर आ रही है। और खबर की बात करें जहां पर मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग घटाई, जिसके बाद शहबाज सरकार के फूले हाथ पांव। बता दें मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की जमा रेटिंग को B3 से घटाकर CAA1 कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने 5 बैंकों की लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग बोले तो CRR को B3 से घटाकर CAA1 कर दिया है। इससे पाकिस्तानी सरकार काफी गुस्से में है और इसे वापस लेने की मांग की है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है दोस्तों, जिससे पूरे पाकिस्तान के महकमे में हड़कंप मच गया इस खबर के बाद। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अगर रशिया परमाणु बम गिराता है तो पेंटागन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, जो बाइडेन ने ये बात बोला है दोस्तों, आखिर क्या करेगा अमेरिका? बता दें रशिया ने पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले करने शुरू कर दिया और रशिया के दक्षिणपंथी नेताओं की मांग है कि अब वक्त आ गया है जब राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। तो वहीं रशिया के राष्ट्रपति भी परमाणु युद्ध की संभावना पर बात कर चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु युद्ध की बात कोई मजाक नहीं है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस बीच एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने बताया कि अगर रशिया परमाणु जंग में उतरता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। CNN के साथ एक साक्षात्कार के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने परमाणु हथियार के उपयोग सहित यूक्रेन युद्ध में सभी संभावित परिदृश्यों पर गंभीरता से विचार किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर रशिया परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो फिर पेंटागन को हमसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो बाइडेन ने ये उत्तर उस सवाल के जवाब में दिया दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पेंटागन को चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले होने की स्थिति में कुछ निर्देश दे रखा है या फिर पेंटागन उस वक्त क्या एक्शन लेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन के इस बयान को दोस्तों क्या आप सीरियस तौर पर देखते हैं या फिर अफगानिस्तान वाला हाल ही आप दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का समझने की कोशिश करते हैं? दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिएगा। और खबर की बात करें जहां पाकिस्तान ने अलगाववादी हुर्रियत नेता की मौत पर भारतीय दूतावास प्रभारी किया तलब। जी हां, पाकिस्तान ने मंगलवार को भारतीय दूतावास के प्रभारी को तलब किया है और अलगाववादी हुर्रियत नेता अल्ताफ अहमद शाह की कथित तौर पर हिरासत में हुई मौत को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। अल्ताफ दिवंगत पाकिस्तान समर्थक हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद हैं। अल्ताफ फंटूश के नाम से जाने वाले अल्ताफ की नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कुछ दिनों बाद मंगलवार को कैंसर से मौत हो गई। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर एम्स में भर्ती कराया गया था। अल्ताफ 66 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियां हैं। अलगाववादी नेता को वर्ष 2017 में 6 अन्य लोगों के साथ आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वो तिहाड़ जेल में बंद थे। और एक बयान में पाकिस्तानी विदेश विभाग के कार्यालय ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार गुर्दे के कैंसर से पीड़ित अल्ताफ को न केवल संतोषजनक इलाज मुहैया कराने में विफल रही बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और जरूरी जांच कराने में भी अनावश्यक देरी की गई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बयान में यह भी दावा किया गया है कि यह स्पष्ट है कि अल्ताफ अहमद शाह को प्रताड़ित और दंडित किया गया क्योंकि वो हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के दामाद थे और कश्मीरी जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। और ये मांग की गई है कि भारत सरकार उनकी मौत की तुरंत जांच कराए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप पाकिस्तान की इस बौखलाहट को समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों, वो भी अलगाववादी हुर्रियत नेता की मौत को लेकर दोस्तों, जिनको आतंकवाद गतिविधियों में पकड़ा गया था। एक और खबर की बात करें जहां पर शी जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे चीन के राष्ट्रपति। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा फैसला। बता दें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर अपने संस्थापक मौत से तुंग के युग को दोहराने जा रही है। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच CPC ने शी जिनपिंग को ही राष्ट्रपति चुनने का फैसला किया है। बुधवार को बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद पार्टी की तरफ से एक बयान जारी की गई है दोस्तों, जिसमें जिनपिंग को पार्टी का कोर बताया गया है। चीन में जिनपिंग की पहचान पश्चिम के खिलाफ एक आक्रामक नेता के रूप में की जाती है और यही वजह है कि पार्टी ने पुराने 10 साल
के कार्यकाल के नियम को तोड़ने का निर्णय लिया है। 16 अक्टूबर को पार्टी कांग्रेस की मीटिंग है जिसमें राष्ट्रपति के रूप में जिनपिंग के नाम पर मुहर लगाया जाना है। 4 दिवसीय मीटिंग में जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी दी जाएगी। प्रेस रिलीज में पार्टी ने जिनपिंग और उनके काम की प्रशंसा की है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में हमारा निगरानी तंत्र सक्रिय है। जी हां, शहबाज शरीफ सरकार पर आखिर क्यों भड़का अमेरिका, बता दें सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और राहत सामग्री की लूट के आरोपों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित किया है कि उसकी सहायता प्रभावित लोगों तक पहुंचे। पाकिस्तान में जून के मध्य से शुरू हुई अभूतपूर्व बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ में 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं। बाढ़ की वजह से 3 करोड़ 30 लाख लोग विस्थापित हुए और देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका ने इस वर्ष पाकिस्तान को बाढ़ राहत एवं मानवीय सहायता के रूप में लगभग 5 करोड़ 65 लाख अमेरिकी डॉलर और खाद्य सुरक्षा सहायता के तौर पर अतिरिक्त 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान किए थे। अमेरिकी प्राइस से जब मंगलवार को हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और राहत सामग्री की लूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी अमेरिकी करदाताओं का पैसा जाता है उसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में गरीबों के पैसे को दोस्तों और अमेरिका द्वारा पीड़ित लोगों को दिए गए इस फंड को किसी और ने नहीं लूटा बल्कि दोस्तों पाकिस्तानी सेना में 25 करोड़ का घोटाला जिसमें जनरल बाजवा के वीरों ने अपने ही देश को जमकर लूटा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली पाकिस्तानी सेना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हाल में ही सरकार की ऑडिट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है। उनकी मिली भगत से सैन्य भूमि और छावनियों की जमीनें अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में बेची गई। इतना ही नहीं, सैनिकों के इलाज के लिए बनाए गए सैन्य अस्पताल में गलत दवाओं की खरीद की गई। कमीशन के लिए अयोग्य वेंडरों को टेंडर जारी किए गए। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ अमेरिका वाली खबर आपने सुना ही दोस्तों कि अमेरिका द्वारा जारी किए गए उन गरीब, लाचार और बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए किया गया था दोस्तों, जिसका पैसा भी पाकिस्तान के सरकार के अधिकारी खा गए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अब अमेरिका ने बहुत बड़ी धमकी पाकिस्तान को दी है। लेकिन दोस्तों, पीड़ितों का पैसा जिस प्रकार से पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने खाया है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या शहबाज की सरकार टिक पाएगी? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर चाहे जो मर्जी नियम बना लो, रूस किसी भी हाल में कम कीमत पर नहीं बेचेगा तेल। पुतिन का G7 देशों को खुली चैलेंज, खुली धमकी। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप को गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि उनका देश किसी भी हालात में कम कीमत पर तेल नहीं बेचने जा रहा है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल की कीमत पर कैप, बोले तो लोअर प्राइस कैप लगाने जा रही है। पुतिन ने कहा है कि वे चाहे कोई भी नियम बना ले, लेकिन रशिया अपना तेल को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर कम में नहीं बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध के बाद से ही विवाद के चलते रशिया ने यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति बंद कर दी थी, जिससे यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है दोस्तों। इसी बीच रूसी सरकारी मीडिया RT के रूसी ऊर्जा सप्ताह 2022 कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस अपने हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या रशिया के इन बयानों का आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्योंकि पुतिन अपने देश के हित में दोस्तों ये फैसला लेते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में हर एक देश चाहता है कि वो अपने देश के हित पहले, सबसे पहले सोचे। जैसे भारत देश है दोस्तों, और भारत ने हमेशा अपने भारतीय नागरिकों और भारत के बारे में पहले सोचा है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मानते कि नहीं आप लोग, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां क्रीमिया ब्रिज अटैक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। ट्रक में लाया गया था विस्फोटक। बता दें, क्रीमिया को रशिया से जोड़ने वाले क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ। अब अटैक पर रशिया की सुरक्षा एजेंसी FSB ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने दावा किया है कि ब्रिज को उड़ाने के लिए ट्रक से विस्फोटक लाए गए थे। बता दें कि इस धमाके के बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। बात ये भी निकल कर आई थी कि क्रीमिया ब्रिज अटैक में ब्रिटेन की इंटेलिजेंस का हाथ था। फिलहाल FSB के ऑफिसर धमाके को लेकर और भी जांच में जुटे हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्मला सीतारमण जी ने की जापानी वित्त
मंत्री से मुलाकात, भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को बताया खास। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में जापानी वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने जापानी विदेश मंत्री सुजुकी से कहा है कि ये वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है, क्योंकि दोनों राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक आर्थिक सहयोग से संबंधित प्रमुख एजेंडे पर भी चर्चाएं की है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका और सऊदी अरबिया के रिलेशन को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां तेल का खेल ओपेक के इस फैसले से बौखलाया अमेरिका। सऊदी अरब की बड़ी मुसीबत बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के साथ संबंधों पर फिर से विचार करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक ने पिछले हफ्ते तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था, जिस पर अमेरिका चिढ़ गया था। दोस्तों, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट है कि ये एक ऐसा संबंध है जिस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और जाहिर तौर पर ये ओपेक के फैसले के कारण है। मॉस्को के नेतृत्व वाले 13 देशों के ओपेक संघ और 10 सहयोगियों से पिछले हफ्ते अमेरिका खफा हो गया था। उसने फैसला लिया था कि वो नवंबर से प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल का उत्पादन घटाएगा, जिस वजह से तेल की कीमतों में तेजी आएगी। जॉन किर्बी ने कहा था कि मेरे हिसाब से राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट हैं कि सऊदी अरब से संबंधों पर फिर से विचार जारी रखना होगा। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां चीन ने मानी विदेश मंत्री जयशंकर जी की बात, 1300 भारतीय छात्रों को दिया वीजा। बता दें, चीन ने भारतीय छात्रों के लिए 2.5 साल बाद अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कोरोना यात्रा प्रतिबंध के कारण 2 सालों से भी घर पर रहने को मजबूर छात्रों के चेहरे पर चीन के फैसले से मुस्कान आई है। हालांकि चीन और भारत के बीच फिलहाल सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1300 से ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों ने चाइना एयरलाइंस के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से यीवू सिटी और झेजियांग प्रांत के लिए उड़ान भरी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने का मिला इनाम। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है कि बेनामी खाते से प्रधानमंत्री शहबाज और उनके बेटे हमजा के बैंक खातों में कोई भी सीधा लेन देन नहीं किया गया था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस 2021 में इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीनी मिल घोटाले को लेकर दर्ज किया गया था। दोस्तों, इस मामले में शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी संसद में विपक्ष का नेता होने के बावजूद जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरोप लगाया है कि सरकार दबाव की राजनीति करके अपने पक्ष में फैसलों को मोड़ रही है। तो वहीं शहबाज की पार्टी PMLN ने कहा है कि ये सच्चाई की जीत है और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने एक दिन पहले सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाया है। दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि शहबाज शरीफ बाइज्जत बरी मात्र और मात्र प्रधानमंत्री बनने के तौर पर हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी उनके हाथ में सारे कलपुर्जे हैं हर चीज को मॉडिफाई करने का, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर रूसी हमलों के बाद G7 देशों की शरण में पहुंचे जेलेंस्की एयर डिफेंस सिस्टम देने की लगाई गुहार। बता दें, रूस के ताबड़तोड़ मिसाइली हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की 7 देशों के समूह यानी G7 देशों के नेताओं की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने इन सभी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में उन्होंने रशिया से खतरा को लेकर आगाह किया, साथ ही सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी। आपको बता दें कि G7 नेताओं की वर्चुअल बैठक मंगलवार को हुई और इसी दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने समूह के सभी नेताओं को रशिया के खतरनाक मंसूबों से आगाह कराया और सुरक्षा की गुहार लगाई। जेलेंस्की ने मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग भी की। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दें, श्रीलंका के LTTE को जिंदा करने में जुटा है पाकिस्तान का ड्रग माफिया। भारत में नशे के कारोबार से हो रही है फंडिंग। बता दें, पाकिस्तान का एक ड्रग माफिया भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के संदेह के घेरे में आ गया है। ये ड्रग माफिया कथित तौर पर श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम बोले तो LTTE को
फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत में बड़ी मात्रा में हेरोइन की स्मगलिंग के जरिए LTTE को फिर से खड़ा करने के लिए फंडिंग जुटाई जा रही है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने हाल ही में केरल के तट से 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। अधिकारियों के मुताबिक कथित तौर पर यह हेरोइन पाकिस्तान में हाजी सलीम के स्वामित्व वाले ड्रग कार्टेल से जुड़ी है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर उत्तराखंड सरकार का मदरसों को अल्टीमेटम नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो लटकेगा ताला। जी हां, उत्तराखंड में मदरसों को 1 महीने के भीतर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराने या बंदी का सामना करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। दोस्तों राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं जो अपंजीकृत हैं। उत्तराखंड के समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि मदरसों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे एक दिन नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण करा लें। अगर वे तय समय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 419 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें से 192 को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार का अनुमान है कि करीब 400 ऐसे मदरसे हैं जो पंजीकृत नहीं है यानी रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों ऐसे में सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम का क्या आप समर्थन करेंगे? दोस्तों राय सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां कश्मीर पर रिजिजू और जयराम के बीच ट्विटर वॉर, केंद्रीय मंत्री ने कहा हरीश सिंह भारत में विलय चाहते थे, नेहरू ने टाला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को गुजरात दौरे के दौरान नाम लिए बिना जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा था। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन रियासतों के विलय से संबंधित सभी मुद्दों को हल कर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति कश्मीर के मुद्दे को हल नहीं कर सका। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कई ट्वीट्स किए। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने से परेशानी नहीं थी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी असली इतिहास को मिटा रहे हैं। तो वहीं अब जयराम रमेश पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। दोस्तों उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक झूठ है कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के विलय के सवाल को टाल दिया था। कश्मीर मामले में नेहरू की संदिग्ध भूमिका की रक्षा के लिए यह झूठ लंबे समय से चला आ रहा है। शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के बाद 24 जुलाई 1952 को नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि आजादी से 1 महीने पहले महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप किरण रिजिजू का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में आप इस मुद्दे में क्या जवाब देना चाहेंगे? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस मुद्दे पर। एक और खबर की बात करें, जहां पर घर जाने वालों को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट। रेलवे ने बताया ये तरीका तुरंत कर सकते हैं बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल के सीजन में ट्रेन में टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रेलवे की ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसमें आपको तत्काल टिकट भी कंफर्म मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कई बार हमें तुरंत तत्काल में टिकट बुकिंग करानी पड़ती है, जिसमें टिकट के कंफर्म होने का चांस काफी कम रहता है। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से तत्काल बुकिंग में सीट नहीं मिल पाती, जिसके बाद लोग एजेंट से भी संपर्क करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आप कैसे तत्काल टिकट भी कंफर्म सीट ले सकते हैं। दोस्तों बता दें IRCTC ने एक फीचर दिया है जिसे मास्टर लिस्ट कहा जाता है। दोस्तों आप मास्टर लिस्ट में पहले से ही अपने फैमिली या किसी भी मेंबर का दोस्तों लिस्ट बनाकर रख सकते हैं नाम एज के साथ में, और जैसे ही आप तत्काल टिकट पर बैठेंगे दोस्तों टिकट काटने के लिए आप उसी समय मास्टर लिस्ट का यूज करके बिना टाइपिंग दोस्तों तुरंत के तुरंत आप टिकट बुक कर सकते हैं, और उसमें काफी सेकंड का फर्क पड़ जाता है दोस्तों, और पूरी चांसेस होती है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए। ऐसे में आशा करते हैं आपको हर एक खबरें अच्छी लगी होंगी दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ एक एक खबर आपको हिट कर पा रही होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक
तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।